जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम अक्सर औक़ात बल्कि हमेशा ही रिएक्शंस ही की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है और ज़ाहिर बात है कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इसके साथ हम आयोडीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवा रहे हैं। ये भी गैस की हालत में है और ये कहना बहुत आसान है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो अगर 2 मोल हाइड्रोजन के लिए हमने और 2 मोल आयोडीन के लिए, तो उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल यानी कि 2HI हमारे पास हासिल होंगे। और ये बड़े साफ सुथरी सी इक्वेशन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली भी बात नहीं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? इसी तरह से ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बल्कि हकीकत में कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं जो सारे प्रोसेस को मुमकिन करके दिखाती हैं, चाहे वो गैस स्टेट में चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो। और ये पार्टिकल ज़ाहिर बात है एक दूसरे से टकराते रहेंगे, लेकिन ये उस वक्त तक बॉन्ड नहीं बनाएंगे जब तक कुछ चीज़ों के तकाजे पूरे ना किए जाए, इनके साथ कुछ और चीज़ें शामिल ना की जाएं। तो वो बातें, वो चीज़ें जो हमें ये बताती हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे आगे बढ़ता है, उनको हम कहते हैं काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स आप पहले जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो काइनेटिक्स का मतलब यह हुआ कि कोई भी रिएक्शन किस तरह से होता है, उसकी स्टडी को हम काइनेटिक्स कहते हैं। तो चलिए हम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो ये हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास 1s शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अपना देने के लिए आसानी से दे देगा। और ये रहा आयोडीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये एक लेना चाहता है। तो अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन जो कि इस मॉलिक्यूल में है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, और ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। और ये अब ये क्या हुआ, ये दोनों ने अपने आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल कर लिया और दोनों खुश हैं। इसके पास भी समझेगा कि ये 2 और ये 2। इसी तरीके से अगर मैं ये 2 आयोडीन एटम्स की बात करूं जो इस आयोडीन मॉलिक्यूल में हैं, तो क्या होगा, ये दोनों के, आपको याद होगा ये ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें ये 7 हैं। तो ये जो हैं ये यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं। तो अब ये वाला आयोडीन कहता है कि जी मेरे पास 8 पूरे और ये समझता है मेरे पास भी 8 पूरे, ये दोनों भी खुश। तो अब सवाल ये है कि ये 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं दोनों के दोनों, और दोनों मॉलिक्यूलर स्टेट में। अब जबकि ये गैसेस स्टेट में है, गैस की हालत में है, तो ये जाहिर बात है कि ये एक टकरा रहे हैं गेंदों की तरह से। तो ये कुछ हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया और ये इसका, ये मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इसके आ गए। और उसके बाद ये आयोडीन क्योंकि जरा बड़ा एलिमेंट है, हैवियर है, तो ये हमने इसको आयोडीन का मॉलिक्यूल बनाया। ये 2 एटम्स इसमें आ गए और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो अब जब हमें ये रिएक्शन करवाना है तो जरूरी होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड्स को तोड़ा जाए और नए बॉन्ड्स बने। चलिए मैं इसको कोशिश करता हूं। अब जैसे ये है, ये आपस में ये एक, हम किसी कंटेनर में ये दोनों की दोनों गैसेस मौजूद हैं और ये रखी हुई हैं और ये हरकत कर रहे हैं। तो जरूरी होगा कि ये हरकत करते हुए ये, चलिए मैं, हाँ, तो जरूरी होगा कि ये हरकत करते हुए कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें या एक दूसरे के साथ टकराएं, जैसे ये आके टकराया। और इस तरह से इनके दरमियान कुछ हो कि ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान या आयोडीन और आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, पहले ये टूटे और उसके टूटने के बाद फिर ये नए सिरे से शेयरिंग हो। और ये जो आयोडीन है ये अपने अलग अलग, क्या कहना चाहिए उसे, एटॉमिक स्टेट में आए और फिर ये इसके साथ ये बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद भी नए बॉन्ड्स बनाएं, या इसमें समझिए एक तरह से नए रिश्ते कायम करें। लेकिन इस सारे काम के लिए आपको एनर्जी स्टेट बढ़ानी पड़ेगी, इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और तब कहीं जाकर ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो अब ताकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फिर ये जो है, ये सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटने के और नए बॉन्ड्स बनने के लिए राह हमवार होगी। तो ये आपको चाहिए होगी एक हाई एनर्जी स्टेट
इस रिएक्शन को करने के लिए। और ये जो जब ये सब कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये उस वक्त रिएक्शन हो रहा है, यानी कि इस वक्त हाइड्रोजन भी अपने उसके बॉन्ड्स जो है वो कमजोर पड़ चुके हैं, पुराने बॉन्ड्स, और वो नए बॉन्ड्स बनाने की तैयारी कर रहा है। ये हाइड्रोजन था और ये आया आयोडीन। तो अब क्या हुआ, ये एक दूसरे के करीब आए और इन्होंने कहा कि यार ये आपस में हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर पड़ रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड जो है वो नए बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं। तो ये बॉन्ड पुराने वाले जो हैं, इनको तोड़ने के लिए और नए बॉन्ड्स बनाने के लिए आप इनको अपनी स्टेबल एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में या ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में जाना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को, ताकि ये एक दूसरे से अलग हो जाए। मैं इनको अलग इसमें बना रहा हूं। जैसे ये है, ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन। मैं वही इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, ये इस स्टेट में आए और उसके बाद फिर क्या होगा, इनको कुछ ना कुछ एनर्जी, ऐसी कम से कम एनर्जी चाहिए होगी जो इनको इस स्टेट में ले आए, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ले आए, या इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि उस एनर्जी के बाद, सॉरी मुझे सही से बना था, ये आयोडीन और ये आया हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, अब ये नए बॉन्ड बन गए और ये नया एक चीज हमारे पास आ गई, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब मैं इसको एनर्जी डायग्राम से जाहिर करने की कोशिश करता हूं। यहां एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के आगे बढ़ने का अमल ले रहा हूं, प्रोग्रेशन, ठीक है। और वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं थोड़ी सी भारी लाइन ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आए, और ये इस वाली नीचे वाली लाइन को भी मैं भारी कर देता हूं। ये देखिए जनाब, तो यहां पर आ गई पोटेंशियल एनर्जी Pe। तो अब क्या होगा, इनिशियल स्टेज पे या इनिशियल स्टेट में जब हाइड्रोजन और आयोडीन अलग अलग थे, तो फर्ज कर लीजिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से थी। ये हाइड्रोजन अलग और आयोडीन अलग। ये मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अलग और आयोडीन अलग है, और हाइड्रोजन आयोडाइड बनने के बाद ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, ज्यादा स्टेबल कंडीशन में आ गया। तो लेकिन वहां से यहां तक पहुंचने के लिए बीच में एक स्टेप और आ रहा है, तो इसको किसी न किसी तरह की कुछ एनर्जी चाहिए। क्या होगा, बहरहाल ये देखिए, ये सब जो बीच में जो प्रोसेस है उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम इस पूरे सिस्टम को कुछ एनर्जी ना दे दें। फर्ज कर लीजिए इस सिस्टम को मैं लेकर गया एनर्जी, इसको हायर एनर्जी दी, यहां पर पहुंच लीजिए, सब रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड टूटा, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड बना, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक नई शक्ल में, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड की शक्ल में आ गया। तो ये जो डिफरेंस है इसकी पहले स्टेज से लेकर एक्टिवेटेड स्टेट तक, एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट तक, ये कहलाती है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इस पूरे रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, और इसको आम तौर पर EA भी लिखते हैं। तो मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी वही हमारे एनर्जी यूनिट्स में होता है। और ये ऐसे ही बस नहीं हो जाएगा कि बस मुंह उठाया और सारा का सारा रिएक्शन हो जाएगा। यहां पर एक चीज और भी है जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। आपने सुना होगा कैटलिस्ट के बारे में, और चीजों के कैटलाइज्ड के बारे में भी सुना होगा। उन पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अब मेरे पास ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, और ये रिएक्शन में मेरे पास 2Hi, सही। अब यहां मैंने एक C नाम का एक कैटलिस्ट ऐड कर दिया। मुझे नहीं मालूम वो क्या है, बस मुझे ये पता है कि ये या तो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है, रिएक्शन को बेहतर बना रहा है। तो ये C जो है, आपने देखा ये पूरे रिएक्शन में C नहीं तब्दील होगा, ये सिर्फ क्या करेगा, इस रिएक्शन में हेल्प करेगा और आखिर में सबसे अलग थलग हो जाएगा। ये उस प्रोडक्ट का, एंड प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, या यूं कहें कि कंपाउंड का हिस्सा नहीं बनेगा, ये अलग रहेगा। तो
तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। और इस तरह से क्या होता है कि अगर हमें इस सिस्टम को ज्यादा एनर्जी देनी थी, इस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो हम बहुत कम एनर्जी देकर उस सिस्टम को एक्टिवेशन स्टेट में ला सकते हैं, इसका एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ये तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काइनेटिक्स होती हैं और ये रिएक्शंस जो है वो किस तरह से शुरू होते हैं और कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। तो एक कैटलिस्ट जो मैंने यहां पे ऊपर तस्करा किया वो कहलाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को तेज बनाता है, यानी कि फास्टर बनाता है, यानी कि आप कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन तेज हो जाता है। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, क्योंकि इसकी वजह से एनर्जी जो है वो जो कोहान था वो नीचे आ जाता है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए थी। तो इसका जो इन्हिसार होता है वो किस बात पर होता है, इस रिएक्शन का इन्हिसार नंबर 1 कंसंट्रेशन, कि हमारे पास कंसंट्रेशन कितना है। ये बात याद रखिए, हम जो बात भी कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिस्टिक मैनर में बात कर रहे हैं और हर चीज को हम एवरेज आउट करके यहां पर ले रहे हैं। तो बात हम कर रहे थे कि कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होगा तो भी रिएक्शन तेज होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। एक बस मैं ऐसी बात आपको बताता चलूं कि बायोलॉजी सारी की सारी केमिस्ट्री ही होती है। तो अब बात ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब आपको अगर याद होगा, हम काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं तो ये जो एनर्जी होती है ये इनकी एवरेज एनर्जी होती है, सही। तो जितने ज्यादा, और इसका ताल्लुक इनकी अपने वेलोसिटी से होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, तो कुछ कम एनर्जी में की स्टेट में होंगे, कुछ ज्यादा की स्टेट में होंगे। और प्रोबेबिलिस्टिक वही जो हम बात कर रहे थे कि जब ये खुद ही एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे और कुछ की एनर्जी जो है वो यकीनन उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, उस बम्प से ज्यादा होगी, तो वो भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर वो बढ़ाते अपने रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि टेम्परेचर कहलाती है। और टेम्परेचर शायद वो सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी रिएक्शन को तेज बनाने में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो कंसंट्रेशन की वजह से रिएक्शन तेज होता है और टेम्परेचर की वजह से बढ़ाने से रिएक्शन तेज होता है। तो अब इन मॉलिक्यूल्स की शेप भी जो है वो काउंट करती है कि किस तरह से ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या यूं कहिए कि इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह। लेकिन जो असल चीज है वो है सरफेस एरिया, कि जिस पर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, या ये जो दो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी। तो जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास सोडियम क्लोराइड नमक सॉलिड स्टेट में है, आपने नमक की एक डली ले रखी है, डली या कहिए टुकड़ा करिए, और उसको आप पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं ताकि आप सोडियम प्लस आयन जो कि एक्वस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, और क्लोरीन माइनस आयन, क्लोराइड आयन जो कि एक्वस स्टेट में हो, ये आपको हासिल हो। जाहिर बात है हम पानी में नमक को हल कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि मेरे पास ये एक बड़ा सा मैंने पीस लिया, अच्छा खासा बड़ा पीस लिया, जैसे सोडियम क्लोराइड का, ये नमक का मैंने बड़ा सारा पीस लिया, जैसे लाहौरी नमक के बड़ा आप समझिए, हमने डली ले ली और आपने उसको पानी में डिजॉल्व में रख दिया डिजॉल्व करने के लिए। अब सवाल यह है कि वो कितनी देर में डिजॉल्व होगा। इस पूरे जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया जो है वो खासा कम है, जो कि पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लिहाजा इसे सॉल्व होने में या रिएक्शन करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब ये छोटे छोटे जो पीसेस मैंने कर दिए, इसको मैंने समझ लीजिए पीस लिया, तो क्या होगा, तो ये पानी के साथ इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ये ज्यादा जल्दी से पानी में हल हो जाएंगे, या इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है पानी के साथ NaCl का, ये भी
बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये जो NaCl के Na+ और Cl- बनने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो केमिस्ट्री इसी तरह से होती है जनाब। और एक बात जो याद रखने वाली है कि ये जो हम बम्प की बात करें, ये सब चीजें प्रोबेबिलिस्टिक हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। ये बार बार मैं इस वजह से दोहरा रहा हूं कि आप इसको कहीं कोई आसमानी सहीफा ना समझ लें।